हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 4 यानी कि ब्लॉक 4 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यह इस ब्लॉक 4 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 84 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वे प्रदूषक जो लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे दीर्घस्थायी प्रदूषक यानी कि परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट कहते हैं। इनका प्रभाव जो होता है बहुत ही लंबे समय तक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे। यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रदूषण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, धूल में मौजूद सिलिका के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा सिलिकोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एस्बेस्टस के कणों का फेफड़ों में जमा होने से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका सही आंसर है एस्बेस्टोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो लगभग 5.5 से कम होता है, जब हम लोग पीएच स्केल में देखें तो। क्वेश्चन नंबर 46, प्राकृतिक वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्षा का जल का पीएच लगभग 5.6 के बराबर होता है। इसका मेन रीज़न यही है कि जो पानी होता है वो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसके कारण इस जल का पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है। जिसके कारण जो होता है वर्षा का जल हल्का अम्लीय हो जाता है। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो इसका मतलब होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस स्केल की मदद से हम ये पता करते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर इस पीएच स्केल में अगर किसी पदार्थ की वैल्यू 7 आती है तो उसका मतलब वो न्यूट्रल है। यदि किसी पदार्थ की वैल्यू 1 से 6 के बीच आती है तो वो अम्लीय होती है। उसी प्रकार अगर किसी पदार्थ की वैल्यू 8 से 14 के बीच आती है तो वो क्षारीय होती है, जिसको बेसिक वे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 47, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य यौगिकों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश रासायनिक धूमकुहा, फोटोकेमिकल स्मोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश रासायनिक धूमकुहा में मुख्य रूप से कौन से प्रदूषक शामिल हैं? तो इसका सही आंसर होगा इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पेन यानी कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल में किसकी वृद्धि से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पोषक तत्वों से जल को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जब विभिन्न स्रोतों जैसे कि दुग्ध संयंत्रों, बूचड़खानों, पेपर मिलों आदि संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक अपशिष्टों से जल की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है और शैवाल भारी मात्रा में पैदा हो जाते हैं, जो कभी कभी संपूर्ण जल सतह को ढक लेती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इस कंडीशन को कहा जाता है एल्गी ब्लूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कितने डेसिबल के शोर में निरंतर यानी कि 8 घंटा या फिर उससे अधिक रहने पर सुनाई देना कम होने लगता है? इसका सही आंसर होगा 80 से 90 डेसिबल या फिर उससे अधिक के शोर में रहने पर सुनाई देना कम होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन, ये इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 4 एंड 5। ऑप्शन 2 है जीवों पर विकिरण की अधिक मात्रा पड़ने पर बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ये सही है। ऑप्शन 4, नाभिकीय विकिरण जीवों के आनुवांशिक स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। और 5वां, नाभिकीय अपशिष्ट दीर्घस्थायी प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 3 दिसंबर 1984 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57, साल 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी जहरीली गैस थी? तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 1986 को यह दुर्घटना हुई थी। यह दुर्घटना जो थी रिएक्टर क्रमांक 4 में हुई थी। यह परमाणु संयंत्र जो है उत्तरी सोवियत यूक्रेन में स्थित प्रिप्यत शहर में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मैच कीजिए। तो इसका सही आंसर है एका 3 यानी कि गंगा सफाई अभियान। ऑप्शन ए गंगा सफाई अभियान, इसका सही आंसर होगा 3 यानी कि मानव औद्योगिक एवं कृषि प्रयोग के लिए जल की गुणवत्ता में सुधार का ये अभियान है। ऑप्शन बी चेरनोबिल दुर्घटना, तो इसका सही आंसर होगा 4 रेडियोधर्मी पदार्थ वाष्पित हो गए और वायुमंडल के बड़े क्षेत्र में फैल गए। ऑप्शन सी का है भूमि पर औद्योगिक का निपटान, इसका सही आंसर होगा 5 यानी भूमिगत जल का प्रदूषण। ऑप्शन डी भोपाल दुर्घटना, तो इसका सही आंसर होगा 1 जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड वेपराइज हो गया था। ऑप्शन ई जीवन के स्तर में सुधार, तो इसका सही आंसर होगा 2 प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी के सभी जल संसाधनों का कितना प्रतिशत अलवण जल यानी कि फ्रेश वाटर है जो पीने, खेती और दूसरे कामों के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है लगभग 2.7% ही टोटल जल का हम उपयोग में ला सकते हैं, जो कि फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जमीन के खनन यानी माइनिंग से मिलने वाले प्राकृतिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वह मिनरल्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी आंध्र प्रदेश के पठार और निम्न भूमि क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा वहाँ पे गहरी लाल मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी वर्षा प्रचुर वनों और घास स्थलों के लिए उपयुक्त होती है। यह आलू, केले, अनानास और रबड़ आदि की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पश्चिम और मध्य भारत के ढक्कन और मालवा पठारों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी का आवरण होता है और यह दोमट और काली होती है। यह मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ मानी जाती है। ये मिश्रित घास स्थलों, वनों, गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, चावल आदि की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पहाड़ी हिमालय प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा राख धूसर यानी कि ऐश ग्रे से लेकर हल्का पीला भूरा होता है। इसकी उपजाऊ शक्ति थोड़ी कम होती है। इस प्रकार की मिट्टी चीड़, देवदार, ओक जैसे शंकुधारी पेड़ों के लिए उपयुक्त होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हमारे देश की कितने प्रतिशत आबादी ऊर्जा के लिए लकड़ी, गोबर और कृषि अपशिष्ट जैसे पदार्थों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 80% जनता जो है आज भी लकड़ी, गोबर जैसे पदार्थों पर डिपेंड है अपनी ऊर्जा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कोयले जैसे जीवाश्मीय ईंधन से हमें आज जो ऊर्जा मिल रही है वास्तव में वह कौन सी ऊर्जा है जो लाखों वर्ष पूर्व इनमें बंद हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा वो सौर ऊर्जा ही थी। मतलब सौर ऊर्जा के थ्रू पौधों ने अपना भोजन बनाया और पौधे जो हो गए दब गए और दबने के कारण क्या हो गया वो जीवाश्म में कन्वर्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 1 kg प्राकृतिक यूरेनियम जिसे U-238 लिखा जाता है से कितने किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है? इससे लगभग 35,000 किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 किलो यूरेनियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन है यानी कि रिन्यूएबल संसाधन है, यानी इसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए काम में आने वाली ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, रिएक्टर किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर होगा
सी यानी कि परमाणु ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किसी सुदूर जगह से जैसे कि वायुयान या उपग्रह से मिट्टी, पानी, वनस्पति और खनिज आदि जैसी पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के तरीकों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे सुदूर संवेदी विधि यानी कि रिमोट सेंसिंग मेथड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे तेज धूप वाले समय में पत्ती का तापमान आसपास की हवा के तापमान से अधिक रहता है या कम रहता है? तो इसका सही आंसर होगा उसका तापमान जो होता है लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। इसी प्रकार रात के समय में जब सबसे अधिक ठंड होती है तो उस समय पत्ती का तापमान आसपास के एनवायरनमेंट के तापमान से लगभग 5 डिग्री कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु होती है जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। ऑप्शन बी, मृदा, चट्टानें व खनिज अजैव संसाधन है परंतु पौधे और जंतु जीव संसाधन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी सही हैं, दोनों कथन सही हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, संसाधनों यानी कि रिसोर्स के अपशिष्टों को फिर से उपयोग करने योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्लोरीन की उपयुक्त मात्रा से जल के उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा क्लोरोनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 76, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों के जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में विखंडन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट के उत्पादन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ठोस अपशिष्ट हमारे उद्योग के लिए किस रूप में एक लाभप्रद संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा कच्ची सामग्री के रूप में ये उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मृदा अपरदन के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 2, घास, झाड़ियाँ एवं वृक्ष लगाना। दूसरा ऑप्शन है जल के स्वतंत्र एवं अनियमित प्रवाह को रोकने के लिए जल निकास प्रणाली का निर्माण करना। ये दोनों महत्वपूर्ण उपाय है जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विश्राम के बिना अत्यधिक इस्तेमाल के कारण मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इसकी उर्वरकता समाप्त हो जाती है, तो किस विधि से पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में सहायता मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा फसलों के आवर्तन यानी कि रोटेशन ऑफ क्रॉप। कहने का मतलब है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए भूमि के उसी हिस्से में हर वर्ष में अलग अलग किस्म के फसलों को लगाना चाहिए ताकि उसकी पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, समुद्री जल से लवणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विलवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, पौधों की पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे छिद्र जो भीतरी पादप ऊतकों और बाहरी पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, वह स्थान जहाँ स्थलीय जल और समुद्री जल आपस में मिलते और मिश्रित होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ज्वार नदी मुख जिसको एस्चुरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, गैस में छोटे छोटे द्रव या ठोस कणों का निलंबन यानी कि सस्पेंशन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा एरोसोल कहा जाता है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह इस ब्लॉक का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 5 के MCQs को चालू करेंगे। और आपको कुछ समझ नहीं आता कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।